शारदावानलनिरलोकाम् तदाय कारुण्य घनाघनत्यम् प्राप्त सकलन गुणान्नवशा। शुक्रवार का दिन था। सितंबर के शुरुआती दिनों में ये कार्य सप्ताह का अंतिम दिन था। मैं अपने आगामी सेमेस्टर के कॉलेज के खर्चों के भुगतान में मदद करने के लिए सचिव क्लर्क के रूप में अपनी ग्रीष्मकालीन नौकरी पर थी। मेरा लंच ब्रेक ख़त्म हो गया था। जैसे ही मैं 5वीं एवेन्यू और 42nd सड़क पर द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के पास से गुजरी, मैं एक बड़ी भीड़ में घिर गई। युवा सचिव ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और वह एक साथ हंसते हुए टहल रहे थे। पिनधारियों में सोम्ब्रे व्यवसायी उद्देश्यपूर्ण ढंग से घूम रहे थे और उनके चमड़े के ब्रीफकेस उनके किनारों पर लहर रहे थे। एक युवा जोड़ा था जो एक दूसरे के साथ बहस कर रहा था जब वे लाल बत्ती के माध्यम से चल रहे थे। किशोरों के समूहों ने कारों और ट्रकों को तेज गति से चौराहे से पार किया और किसी ने भी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा फिर से जो खुद से बड़बड़ा रही थी। ये थी एक बड़े शहर की जिंदगी जिसने उस दिन मुझे बहुत परेशान किया। मैं कितने हफ्तों से असंतुष्ट थी, ना जाने क्यों। मैं अपने मन में चल रहे अस्पष्ट लेकिन ममगरम प्रश्नों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस शुक्रवार को वो सवाल वास्तव में मुझ पर भारी थे। हम सब वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? इसका क्या मतलब है? कुछ दिनों बाद मैं ब्रोनॉक्स में अपने माता पिता के घर पर बैठी थी और लाइफ पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। मैगज़ीन में तस्वीरें किसी तरह अब जीवित लोगों की तस्वीरों की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि क्लोन या रोबोट की तरह दिखती थी। संसार की व्यर्थता और मिथ्यावत की भावना से जूझते हुए मैंने अपनी माँ की ओर मुड़कर पूछा, क्या मुझे इन लोगों की तरह बनना है? क्या मुझे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगानी है, काम पर जाना है और फिर क्या, बस यही सब? बिल्कुल नहीं बेटी, मेरी माँ ने शांति से उत्तर दिया। वे अपने टीवी कार्यक्रम को देखने से थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे अनुपयुक्त जैसा महसूस हुआ। सवाल के बाद सवाल सामने आने लगे। क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले जीवित थी? क्या मुझे पहली बार आकार मिला है? या इस जन्म से पहले मेरी कोई और पहचान थी? इस तरह के विचार मुझे अगले दिन भर परेशान करते रहे और वे विचार तब और बढ़ गए जब मैं टीवी के सामने घर पर आराम कर रही थी। जब मैं मृत्यु और मृत्यु के विषय पर मनोवैज्ञानिकों, मानव विज्ञानी, पादरी पुरुषों और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसरों के एक समूह के बीच एक पैनल चर्चा देख रही थी, तो मैं निराश हो गई। उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि उन्हें कोई स्पष्ट विचार नहीं था कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। उस शाम बाद मैं अपनी माँ से पूछी, माँ, अगर मैं तुमसे पैदा नहीं होती तो क्या मैं अभी भी होती? मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ऐसा हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था और इसका जवाब कुछ ही लोगों के पास है। मैंने सोचा, मुझे इस सवालों का जवाब कहाँ मिल सकते हैं? मध्य सितंबर तक मेरी गर्मियों की नौकरी ख़त्म हो चुकी थी और मैंने स्कूल जाना शुरू भी कर दिया था। तब मेरी उम्र 19 वर्ष की थी और मेरा द्वितीय साल कॉलेज का शुरू हो गया था, सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क में। मेरी इच्छा कला और इतिहास पढ़ने की थी। मेरी अन्य दोस्तों और सहपाठियों की तरह मैं भी कुछ हद तक राजनीति की जानकारी रखती थी। मैं दुनिया बदलना चाहती थी।
मेरा सपना था कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ कोई किसी पे उत्पीड़न उत्पीड़न ना करे। यही सोचकर मैं लेफ्ट विंग पार्टी से जुड़ गई और वियतनाम युद्ध के खिलाफ धरना शुरू भी कर दिया। हालांकि मैं 1960 के नौजवानों की संस्कृति का हिस्सा थी, पर मुझे कुछ अजीब भी लगता था, कुछ बेगाना सा लगता था, जैसे कि मैं कोई टीवी शो देख रही हूँ और उसमें कोई नकली किरदार निभा रही हूँ। पर मैंने कुछ चीज़ों को गंभीरता से लिया। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक काल्पनिक दुनिया जीने की कोशिश की, दिमाग का विस्तार करने वाली ड्रग्स का सेवन करके। हमें लगता था ऐसा करने से किसी तरह ये दुनिया बदल जाएगी। मेरा लक्ष्य था ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। हालांकि हर एक ड्रग को लेने के बाद सिर्फ डिप्रेशन ही होता था, पर मुझे कुछ समय के लिए ये दुनिया हमेशा रंगीन लगती थी। मैं ये सोचती थी कि मेरी ये नई काल्पनिक दुनिया एक हकीकत है और सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं ये विश्वास करने लग गई थी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, उसकी जगह मैं कोई ऐसी शक्ति हूँ जो सब जगह मौजूद है, जो जननी है और सब कुछ काबू में कर सकती है। मैं कभी भगवान तो कभी एक ब्रोनॉक्स की डिप्रेस लड़की के बीच जूझ रही थी। मेरे पास कुछ ऐसे कपड़े भी थे जिन्हें पहन के मुझे अच्छा लगता था। मैं भगवान जैसी दिखने लग जाऊंगी ऐसा लगता था, और मैं उन्हें सही मौके पे पहनती भी थी। मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा था एक 1920वीं के समय का लंबा बेज कलर का ड्रेस और उसके साथ एक काली कलर की केप। और मुझे अपनी जीन्स को ऑलिव ग्रीन या मैरून टॉप के साथ पहनना भी बहुत पसंद था। ये कलर्स और इन कपड़ों को पहनने का ढंग मेरे दोस्तों में पारलौकिक माना जाता था। ये थी मेरी ज़िंदगी, जो मध्य अक्टूबर एक गुरुवार की दोपहर को बदल गई। मैं LSD ड्रग खरीदने जा रही थी। मैंने कुछ $100 बैंक से निकाले, जो मैंने अपनी गर्मियों की नौकरी करके बचाए थे। मेरा मकसद था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एसिड सेल कर दूं ताकि मुझे मुनाफा हो। पिछली बार मुझे नुकसान हो गया था धोखे के कारण। LSD की जगह मुझे सिर्फ शक्कर के क्यूब्स ही मिले थे। मैं नहीं चाहती थी ये मेरे साथ फिर से हो, और ये पता करने के लिए कि दलाल सही है या नहीं, मैंने उससे पार्टी में मिलना सही समझा। उससे मिलने के बाद मुझे वो ईमानदार लगा, और फिर हमने तय किया कि हम लोअर ईस्ट साइड पे किसी घर के बाहर मिलेंगे। जब मैं वहाँ पहुँची तब उसने बोला कि मैं उसे पहले पैसे दे दूँ, फिर वो बाद में ड्रग्स लाके देगा। वो ऐसा इसीलिए करना चाहता था ताकि किसी को कुछ पता ना चले, शक ना पड़े। पर मुझे घंटों हो गए उसका वेट करते, पर वो नहीं आया। फिर मुझे उसके पड़ोसियों ने बोला कि वो दलाल पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मेरे 2 महीनों की मेहनत वेस्ट हो गई, जो मैंने वो नौकरी करके पैसे बचाए थे, और वो नौकरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। मैंने फुसफुसाते हुए ज़ोर से कहा, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? मेरी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं रही थी जैसी मैंने कल्पना की थी। मैंने अपने आप को खुश करने के लिए नए काले चमड़े के जूते भी खरीदे, जो घुटनों तक के थे, पर उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद मैं अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड से मिलने गई, जो ईस्ट विलेज में रहता था। मैंने IRT की ट्रेन ली, जो मुझको एक बार फिर डाउनटाउन ले जा रही थी। सफ़र के दौरान मुझे फिर से याद आया अपने पैसे का नुकसान ड्रग डील में। मैंने अपने आप को पूछा, अगर मैं सच में सब कुछ जानती हूँ तो मुझे इतना आसानी से धोखा कैसे हो गया। मैंने विंडो में अपनी परछाई को देखा, जैसे कि मैं अपनी आत्मा को देखना चाह रही थी, पर मुझे सिर्फ अंधकार ही दिखाई दिया क्योंकि ट्रेन टनल में चली गई। मैंने धीरे से पूछा, मैं कौन हूँ? अगर मैं सब कुछ होने का कारण हूँ, अगर मैं भगवान हूँ, तो मैं कुछ
नियंत्रण क्यों नहीं कर पाती? मैं इस कठिन ट्रेन की जगह खुद को मानसिक रूप से डाउनटाउन क्यों नहीं ले जा सकती? सबवे से बाहर आने के बाद नोवी स्ट्रीट के तरफ जाना शुरू किया। टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में, ये एक बहुत बड़ा पार्क था। ये पार्क हिप्पीज़ के लिए एक मिलन का स्थान था, जहाँ मैरिजुआना ड्रग्स पी जाती थी, लेफ्ट विंग पार्टी के चर्चे डिस्कस किए जाते थे, संगीत बजाया जाता था और लोगों से दोस्ती की जाती थी, अलग अलग लोगों से मिला जाता था। मैंने भी इस पार्क में काफ़ी शामें बिताई थी, खुशी पाने की तलाश में। पर आज मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था किसी से मिलने का। मेरा डिप्रेशन इतना ज़्यादा था, मैंने जल्दी जल्दी पार्क से निकल जाने की कोशिश की ताकि मैं अपनी प्रेमी बॉयफ्रेंड के घर पहुंच जाऊं। मुझे गिटार्स बजने की आवाज़ आ रही थी, बोंगो पे अफ्रीकन रिदम की, और ट्रांजिटर रेडियोस पर ज़ोर ज़ोर से मध्य 60वीं के मशहूर रॉक बैंड्स जैसे कि बीटल्स, रोलिंग स्टोन्स की साउंड्स बज रहे थे। इन संगीत की आवाज़ों को सुनना मुझे अच्छा लगता था, मैं इनका आश्रय लेती थी। पर उस दिन मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी अपने मन से। अचानक से एक बहुत ही अलग ध्वनि सुनाई दी। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वो आवाज़ नरम थी, विदेशी थी और फिर भी बहुत अपनी जैसी थी, जानी पहचानी सी थी। मेरी अंदर की आवाज़ ने कहा, वो पुरानी आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब क्या था। मैंने जानने की कोशिश की आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी, और मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ ये पता लगाने में। आधा पार्क चलने के बाद मुझे एक लोगों का झुंड दिखाई दिया जो किसी को घेरे हुए थे। मैंने देखा बुजुर्ग यूरोपियन आदमी पुराने फैशन के कपड़ों में थे और यूरोपियन महिलाएं फैंसी रुमाल और भारी स्वेटर्स में थी। अमेरिका का क्राउड और पिरोदो रिकन बच्चे भी इसमें शामिल थे, और गली के कुत्ते भी। सब लोग उस आवाज़ पर और उसकी स्तोत्र पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मैं बस उस आवाज़ की तरफ खींची चली जा रही थी। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं जो देखने और सुनने वाली हूँ वो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जस प्रसादात् भगवत प्रसाद